गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। अपने विषय में जो टॉपिक चल रहा है अपना बहुगुणिता या गुणसूत्री उत्परिवर्तन की बात अपन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने कल के टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ा था कि जो गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन है या जिसको अपन ने बहुगुणिता बोला था, तो ये जो बहुगुणिता है ये मुख्य रूप से अपन ने इसको दो भागों में विभाजित किया था। एक था सुगुणिता और एक सेकंड था असुगुणिता, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। ये बात अपन पढ़ रहे थे। अपन ने ये बात भी की थी कि सुगुणिता जो यूप्लॉइडी है, इसके अंतर्गत एक गुणसूत्र के सेट में क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक पूरा का पूरा गुणसूत्रीय समुच्चय क्या होगा, परिवर्तित होगा। जबकि इसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या में या तो एक गुणसूत्र की कमी या दो गुणसूत्रों की कमी, यानी पूरा का पूरा सेट क्या नहीं होगा, नहीं चेंजेस होगा। तो सुगुणिता की अपन बात कर रहे थे, तो सुगुणिता में मैंने आपको बताया था कि सुगुणिता कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की अपन ने सुगुणिता के बारे में बताया था। एक सौबहुगुणिता होती है, सौबहुगुणिता। एक मैंने आपको बताया था परबहुगुणिता। सेल्फ होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो। क्या बोलते हैं, ऑटो। तो सौबहुगुणिता को अपन क्या बोलेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और परबहुगुणिता को अपन क्या बोलेंगे, एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ये क्या हो जाएगी, सौबहुगुणिता हो जाएगी वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, एलो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। क्वेश्चन आपके या तो यह आ सकता है कि सुगुणिता क्या है, समझो तो आपको इन दोनों को समझाना है। तो एक आ जाए, चाहे परबहुगुणिता आ जाए, सौबहुगुणिता आ जाए, तो इन दोनों में से एक को समझा देना है। असुगुणिता के बारे में, तो असुगुणिता के बारे में अपन को बताना है। सबसे पहले आज अपन बात करते हैं सुगुणिता की। और सुगुणिता का जो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा, सौबहुगुणिता। और सेकंड कौन सा इसका, परबहुगुणिता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, सौबहुगुणिता में जब गुणसूत्रों का जो समुच्चय होगा, गुणसूत्रों में सीधी सीधी सी बात है कि मुख्य रूप से जो एक सेट में परिवर्तन होना वो एक विशिष्ट जाति के अंतर्गत ही होगा। ये ध्यान रखना, सौबहुगुणिता में जो समुच्चय में परिवर्तन होना है, गुणसूत्रों के सेट में परिवर्तन होना है, उसके लिए एक विशिष्ट जाति के अंतर्गत ही होगा वो सौबहुगुणिता। तो सौबहुगुणिता के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि जो गुणसूत्रों का सेट है, जो गुणसूत्रों का समुच्चय है, जिनमें बहुगुणित जो होते हैं गुणसूत्रों में क्या होता है, जो गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो कि एक समान जाति वह बहुगुणिता जिसमें एक ही समान जाति में समान रूप के प्रारंभिक गुणसूत्री समुच्चय पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक गुणसूत्री समुच्चय, या अपन बात करते हैं सेट की, समुच्चय पाए जाते हैं। तो अपन उसे क्या कह सकते हैं, सौबहुगुणिता कह सकते हैं। अब देखिए सौबहुगुणिता की प्रोसेस है, तो इसको कृत्रिम रूप से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अब कृत्रिम रूप से प्रेरित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसको काम में लिया जाता है। और वो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है,
उस रसायन पदार्थ का नाम है कोल्चिसिन। एक तो आप ये बात में ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बहुगुणिता के प्रेरित या प्रेरण के लिए, प्रेरित या प्रेरित करने के लिए या प्रेरण के लिए कौन से रसायन पदार्थ को काम में लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा कोल्चिसिन। अब देखिए ये जो कोल्चिसिन है ये एक पुष्पीय पादप है, कोल्चिकम ऑटोमनेल। किससे प्राप्त किया गया? कोल्चिकम ऑटोमनेल एक प्लांट है, पुष्पीय प्लांट है। उससे इस रसायन को क्या किया गया था, उसका जो घनकंद है उस घनकंद से क्या किया गया था, इस कोल्चिसिन रसायन का क्या किया गया था, उसको पृथक्कृत किया गया था। और इस कोल्चिसिन रसायन से, रासायनिक पदार्थ से होता क्या है, मुख्य रूप से बहुगुणिता होती है, उसका प्रेरण किया जाता है। अब देखिए करता क्या है, ये जो कोल्चिसिन रसायन होता है ये जब क्या होता है, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो आपने पढ़ा होगा भाई तंतुओं का निर्माण होता है। 11th क्लास में बात पढ़ी थी कि नॉर्मल अवस्था में आपने देखा होगा ये स्टेज होती है, मेटाफेज होती है। मेटाफेज में ये गुणसूत्र होते हैं, मध्य प्लेट पे क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। अब मेटाफेज के बाद में जब अवस्था आती है, एनाफेज आती है, तो आपने पढ़ा है पीछे कक्षाओं में कि एनाफेज में ये जो गुणसूत्र हैं इसके तहत क्या होता है, तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब जो समीपस्थ और दूरस्थ दो इसके अक्षीय तंत्र हैं, तो इन तंतुओं का जब निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो तंतुओं के निर्माण के समय गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं। अरे भाई एनाफेज अवस्था में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। लेकिन जब कोल्चिसिन रासायनिक पदार्थ का यदि कोल्चिसिन रासायनिक पदार्थ से यदि अपन किसी प्लांट को प्रेरित कर दें, उनका प्रेरण कर दें, तो वो क्या करता है, जो तंतुओं का निर्माण होता है, तो तंतुओं के निर्माण में स्थिरता प्रदान करते हैं। अब तंतु के निर्माण में ये जो कोल्चिसिन रसायन होता है ये क्या प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। तो स्थिरता प्रदान करेगा तो ये जो तंतु यहाँ बने हैं इनमें क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी आते ही क्या हो जाएगा, ये तंतु टूट जाएंगे, और तंतु जब टूट जाएंगे तो ये जो गुणसूत्र हैं ये किधर गमन नहीं कर पाएंगे, ध्रुवों की ओर गमन नहीं कर पाएंगे, और ध्रुवों की ओर गमन नहीं कर पाएंगे तो ये गुणसूत्र जितने थे उसी सेट के रूप में ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मान लो ये दो गुणसूत्र आपस में ऐसे ज्वाइंट हो गए, द्विगुणित अवस्था में थे, और द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र ऐसे ज्वाइंट हो गए। लेकिन इन गुणसूत्रों को जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों को क्या होता है, अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। अब अलग अलग ये क्या होंगे, विभाजित होंगे। अब अलग अलग विभाजन के तहत जब इनमें तंतु होते हैं उनके निर्माण में स्थिरता, तंतु विच्छेदन हो जाते हैं, तंतु विच्छेदन हो जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, ध्रुवों की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, और ध्रुवों की ओर नहीं पहुंच पाते हैं तो जो इनमें गुणसूत्रों के जोड़ों का पृथक्करण होना था वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गुणसूत्र सेट हो जाएंगे। और कल मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया भी था कि यदि ऐसा होगा तो जैसे एक कोशिका में, जनक कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र है और एक में भी द्विगुणित है, लेकिन इसमें तो क्या हो जाएगा, अगुणित गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें समुच्चय सेट का सेट रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, वो मैंने कल आपको बताया था, कोई अवियोजन की स्थिति हो, कल मैंने आपको बताई थी, या कोई संकरण के कारण हो, तो उसके कारण ये द्विगुणित की द्विगुणित कंडीशन रह जाएगी। अब जब इनसे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो 2n और n कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। तो जो एम्ब्रियो होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिगुणित होगा, जबकि होना क्या चाहिए था, वो अरे द्विगुणित होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बहुगुणिता। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कौन से रासायनिक पदार्थ के द्वारा प्रेरण किया जाता है, कोल्चिसिन से। कोल्चिसिन किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है,
कोल्चिकम ऑटोनाइल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो कोल्चिसिन होता है क्या करता है, तर्कु तंतु जो तंतु होते हैं उनको स्थिरता प्रदान करता है, जिससे जो ध्रुव और उनके बीच का जो संबंध है वो टूट जाता है। और टूटने के कारण क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं कि किधर नहीं पहुंच पाते हैं, ध्रुवों की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। और ध्रुवों की ओर नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी जो संख्या जैसी की जैसी है वो संख्या वैसी ही बनी रहती है, यानी वो क्या नहीं होते हैं, पृथक नहीं हो पाते हैं। समझ गए? ये बात किसके बारे में थी, स्वबहुगुणिता के अंतर्गत ये बात थी। अब अपन पढ़ते हैं परबहुगुणिता। तो परबहुगुणिता में क्या होगा कि जब दो जातियां हैं और दो जातियों के जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के जो समुच्चय हैं उनमें क्या होना है, उत्परिवर्तन की घटना घटित होनी है। तो सेकंड अपन बात करते हैं स्वबहुगुणिता के बाद में अपन बात करते हैं परबहुगुणिता की। परबहुगुणिता एलोपोलिप्लोइडी की बात करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है एलोपोलिप्लोइडी के अंतर्गत कि मुख्य रूप से दो जो भी भिन्न जातियां होती हैं, तो भिन्न जातियों के अंतर्गत जो गुणसूत्रों में तो दो से अधिक गुणसूत्रों के सेट प्रेजेंट हो। अपन उसमें पढ़ा था कि एक ही जाति के अंतर्गत गुणसूत्रों के सेट क्या हो, उपस्थित हो। तो परबहुगुणिता पर यानी पर्याय हो गया, नाम से स्पष्ट है। तो दो भिन्न जातियों में दो से अधिक गुणसूत्र सेट या समुच्चय उपस्थित हों तो वो कौन सी घटना कहलाएगी, कौन सी बहुगुणिता कहलाएगी, परबहुगुणिता कहलाएगी। यानी इस प्रकार में स्वबहुगुणिता में आपको ध्यान में रखना है कि गुणसूत्रों का जो समुच्चय होगा एक ही जाति के जो गुणसूत्र हैं उनमें होना है। और परबहुगुणिता में दो भिन्न जातियां और दो भिन्न जातियों के संकरण से यदि अपन एक जाति का निर्माण करते हैं तो इसका मतलब वो उस जीव के अंतर्गत क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अब ऐसे जीव होंगे तो इन जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी भाई, दो भिन्न जातियों में से दो से अधिक गुणसूत्रों के सेट उपस्थित हों तो ऐसे जीवों में क्या पाई जाएगी, परबहुगुणिता पाई जाएगी। तो ये परबहुगुणिता कैसे उत्पन्न हो सकती है, इस परबहुगुणिता के लिए ये समझना अपन को आवश्यक है कि जब दो भिन्न जातियों में क्रॉस हो रहा है तो दो भिन्न जातियों के क्रॉस से क्या होता है, जो समुच्चय पैदा होता है तो वो एक जीव पैदा होगा। और वो एक जीव पैदा होगा तो वो जीव कैसा होगा, संकरण के द्वारा होगा। भाई अपन ने देखा है कि घोड़े हैं और गधा है, इनमें क्रॉस से क्या पैदा हुआ, खच्चर पैदा हुआ कि नहीं। तो वो संकरण की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई। और इस संकरण की प्रक्रिया के तहत दोनों जो जातियां हैं दोनों के जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो इसके अंतर्गत क्या हुई, संचित हुए कि नहीं हुए। तो इसी के तहत अपन को ये देखना है मुख्य रूप से कि इसके अंतर्गत दो भिन्न जातियां होंगी और दो भिन्न जातियों के संकरण से क्या होगी, एक नई जाति का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे अपन देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है रूसी वैज्ञानिक जीडी कार्पीचेको ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट कौन थे, कार्पीचेको ने क्या किया, आपने देखा होगा जो मूली होती है तो मूली को अपन क्या बोलते हैं, बोटेनिकल भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, रेफिनस सेटाइवस। और जो गोभी होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिका ओलेरिशिया। तो उन्होंने क्या किया कि दो भिन्न जातियां थी, एक क्या थी, ब्रेसिका रेफाइनस, या रेफिनस जिसको अपन मूली बोल देते हैं, और दूसरी जाति कौन सी थी, ब्रेसिका ओलेरिशिया। ब्रेसिका ओलेरिशिया। ये दो जातियों के मध्य जब संकरण करवाया गया
तो संकरण के तहत क्या प्राप्त हुआ, ये बात आ गई। दोनों में द्विगुणित जो गुणसूत्रों की संख्या थी, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, अपन 18 गुणसूत्र थे, उसके अंतर्गत क्या थे, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 18 थे। तो इससे क्या हुआ, अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से ब्रेसिका रेफाइनस जो सेटाइवस है, अपन देख सकते हैं कि जो फैमिली है उस फैमिली के अकॉर्डिंग एक अलग बात ले सकते हैं अपन। बाकी ब्रेसिका रेफाइनस सेटाइवस की बात करते हैं अपन। सेटाइवस तो ये मूली है और ये क्या है, गोभी है। दोनों के अंतर्गत द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, अभी कितनी बताया मैंने, 18 थी कि 16 थी। अरे द्विगुणित दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 18 थी। 18 ही तो किसमें है, मूली में है। तो इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, 18। और इसमें भी द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, 18। अब देखिए इन दोनों जातियों के मध्य क्या हुआ, संकरण करवाया। और संकरण के तहत इसके, क्योंकि पर बहुगुणिता होती है, पर बहुगुणिता किसके अंतर्गत होती है कि जब दो भिन्न जातियों में दो से अधिक गुणसूत्रों के सेट उपस्थित हों, तो ऐसे जीव कौन सा उत्परिवर्तन प्रदर्शित करेंगे, पर बहुगुणिता को क्या करेंगे, वो प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई पर बहुगुणिता यहाँ प्रदर्शित हुई कि नहीं हुई। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से ये 18 क्रोमोसोम्स है, ये भी क्या है, 18 है। और इनसे जो संतति पैदा हुई, किनसे, रेफाइनस सेटाइवस से और ब्रेसिका ओलोरेशिया से, इनसे जो संतति पैदा हुई वो हुई रेफाइनो ब्रेसिका, रेफाइनो ब्रेसिका या रेफा ब्रेसिका भी आता है। तो इसके अंतर्गत जो क्रोमोसोम्स है, द्विगुणित क्रोमोसोम्स नंबर जो कितने हुए, 36 हुए। यानी इससे आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, इस पूरी प्रोसेस से रिजल्ट बात ये निकल रही है कि यहाँ कार्पीचेको ने एक्सपेरिमेंट किया था कि रेफाइनस जो सेटाइवस है और ब्रेसिका ओलेरेशिया है, ये जो इनमें द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 18 है। तो जब इनमें संकरण हुआ, तो संकरण के तहत आपको पता है कि जनक पीढ़ी से संततियों में कितने लक्षण आते हैं, आधे ही संचरित होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो वैसे टोटल जनकों के हूबहू लक्षण जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं है। अब हूबहू क्रोमोसोम्स इसके अंतर्गत प्रेजेंट हैं, तो ये क्यों, क्योंकि सेट तो इसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें दो से अधिक सेटों की उपस्थिति के कारण यहाँ पे संकरण की प्रोसेस घटित, और संकरण की प्रोसेस के कारण पर बहुगुणिता यहाँ क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार से राई है कि नहीं, राई गेहूं के संकरण से एक नई किस्म पैदा की टिट्रिकेल, तो वो भी क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। तो पर बहुगुणिता में आपको ये रेफाइनस सेटाइवस मूली और गोभी वाला एग्जाम्पल देना है। अब देखिए पर बहुगुणिता और सवबहुगुणिता कंप्लीट होगी। इसके बाद आती है असुगुणिता। और असुगुणिता आपसे ये क्वेश्चन भी पहुंच सकता है कि जो एक चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि अब ये जो जैसे घोड़े और गधे से क्या हुए, खच्चर पैदा हुए, तो खच्चर क्या नहीं होते, जन्म सक्षम नहीं होते। वो इन्हीं खच्चर इसीलिए पैदा किए गए थे ताकि माल ढोने के लिए और फटारी फाड़ी एरिया में आसानी से वो चल सके। तो उसी प्रकार से ये जो जाति यहाँ पे पैदा हुई है वो क्या नहीं, जन्म सक्षम नहीं है, वो बंदे है। उसका केवल उपयोग इसीलिए किया गया आर्थिक महत्व के लिए, आर्थिक महत्व के लिए ही ऐसी फसलें उत्पादित की जाती है। जैसे टिट्रिकेल है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मानव द्वारा निर्मित या आर्थिक महत्व के उपयोग के लिए मानव के द्वारा कौन सी गेहूं की फसल निर्मित की, परगुणित फसल कौन सी निर्मित की गई सबसे पहले, तो सबसे पहले परगुणित फसल निर्मित की गई। तो आपको क्या बना लिखना है इसके अंतर्गत, टिट्रिकेल जो थी परगुणित फसल थी, वो क्या गई प्राप्त की गई थी।
और सीधी सी बात यही है कि अपन को व्यापार की दृष्टि से ऐसी फसलों का निर्माण करना है, क्योंकि यदि अपन वैसे प्रोसेस के द्वारा करेंगे तो इनमें कुछ दानों के आकार, रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जबकि इनमें अपन आर्टिफिशियल रूप से क्या करवा सकते हैं, परिवर्तन करवा सकते हैं। अब देखिए अगली बात आती है, ये मुख्य रूप से बात किसकी थी, परभौगुणिता की थी। तो सुगुणिता के अपन ने दो प्रकार पढ़े। तो सुगुणिता का एक क्या था, स्वभौगुणिता, और दूसरा क्या था, परभौगुणिता था। सुगुणिता के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा था कि एक विशिष्ट जाति के अंतर्गत जो प्रारंभिक गुणसूत्रों का समुच्चय पाया जाता है, और स्वभौगुणिता के अंतर्गत अपन ने लिखा कि उसमें एक रसायन के द्वारा क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से प्रेरण किया जाता है, और वो रसायन कौन सा होता है, कोल्चिसिन होता है। और कोल्चिसिन जो रसायन होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, कोल्चिसिन ऑटोमनल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तो बात पढ़ा था। और मुख्य काम क्या करता है, यदि अपन उसका छिड़काव कर दे, उसको प्रेरित कर दे, तो जो तरकुत तंतु है वो तरकुत तंतुओं की जो दृढ़ता है उसमें स्थिरता प्रदान करते हैं। स्थिरता प्रदान करते हैं तो तरकुत तंतुओं का ध्रुवों से संपर्क टूटेगा, और ध्रुवों से संपर्क टूटेगा तो सीधी सी बात है, जो गुणसूत्र होते हैं वो किधर गमन नहीं कर पाएंगे, ध्रुवों की ओर गमन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं परभौगुणिता। तो परभौगुणिता दो भिन्न जातियों में से, तो दो कोई भिन्न जाति हैं, उन दो भिन्न जातियों में दो जब संकरण की प्रोसेस होती है तो जो जीव पैदा होते हैं, दो भिन्न जातियों में जब संकरण से कोई जीव पैदा होता है, दो भिन्न जाति हैं उनमें संकरण से कोई जीव पैदा हो रहा है, नया जीव पैदा हो रहा है, रेफाइनोब्रेसिका, रेफाब्रेसिका, जब इसकी प्राप्ति होती है तो उसके अंतर्गत दो से अधिक गुणसूत्रों के सेट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि अगुणित कंडीशन में होने चाहिए थे, हाफ ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इतने क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कार्पी-चेको ने इनके बारे में स्टडी की थी। उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है व्यापारिक दृष्टि से, मतलब आर्थिक महत्व इंपॉर्टेंट होता है। और इसी प्रकार ये पूछ सकते हैं कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी परगुणित या परभौगुणिक फसल का निर्माण किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रिटिकेल का निर्माण किया गया था। तो ये आज अपन ने बात की थी सुगुणिता की। नेक्स्ट